हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश नर्सिंग बीट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके अंदर हम पढ़ चुके थे वेट गेन कैसे कैसे होता है प्रेगनेंसी के अंदर, है ना। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 11 से 12 केजी नॉर्मली क्या होता है, वेट गेन होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि ट्राइमेस्टर वाइज कितना कितना वेट गेन होता है। सबसे पहले देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 केजी वेट गेन होगा, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 केजी और थर्ड ट्राइमेस्टर में फर्दर 5 केजी वेट गेन होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पढ़ा था रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जीआईटी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, और स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, लास्ट क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके थे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या होते हैं। वेट गेन के बारे में पढ़ा था कि 11 से 12 केजी या 24 से 25 पाउंड नॉर्मल क्या होता है, वेट गेन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद में हमने अकॉर्डिंग टू बीएमआई भी पढ़ा था कि बीएमआई के अकॉर्डिंग कितना कितना वेट गेन होता है। उसके बाद हमने रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रीनल सिस्टम के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जीआईटी सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, और स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर 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 या हेमेटोलॉजिकल हेमेटो हेमेटोलॉजिकल हेमेटोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। हेमेटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या हेमेटोलॉजिकल चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखेंगे अभी इस क्लास में हम। लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था वेट गेन के बारे में पढ़ा था, दूसरा रीनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन बढ़ जाता है, जीएफआर 50% तक इंक्रीज हो जाता है। और उसके बाद हमने देखा था कि रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है? रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड कम हो जाता है। जो नॉर्मल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे वो कितना हो जाता है, 160 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन कंजप्शन जो है वो 10 से 15% तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी रेट के अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। जबकि टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml से बढ़कर कितना हो जाता है, 700 ml बढ़ जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो PO2 जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कितना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो जो नॉर्मली कितना होना चाहिए, 80 से 100 mm ऑफ Hg होना चाहिए, वो कितना बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है, 105 mm ऑफ Hg तक बढ़ जाता है। और PCO2 का लेवल जो 35 से 45 mm ऑफ Hg होना चाहिए, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 35 से 45 mm ऑफ Hg होना चाहिए, वो घट के कितना रह जाता है, 32 रह जाता है। यानी PCO2 का लेवल कम हो जाता है। और जब PCO2 का लेवल बॉडी में कम हो जाए तो पीएच क्या होती है, बढ़ती है। उस कंडीशन को बोला जाता है रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस की कंडीशन। तो इसलिए प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है, स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस की स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। उसके बाद हमने जाना था कि जीआईटी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जीआईटी के अंदर जो चेंजेस हमने पढ़े थे वो क्या क्या थे, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, पायरोसिस देखने को मिलती है या हार्टबर्न देखने को मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। क्या होती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। और सारे के सारे लीवर एंजाइम क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। सिर्फ एक लीवर एंजाइम को छोड़कर, उसको क्या बोला था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या बोला था, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। क्यों बढ़ता है वो, क्योंकि कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा भी उसको क्या करती रहती है, कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज को
रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? एल्केलाइन फॉस्फेटेज को रिलीज करती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर नोजिया और वोमिटिंग भी बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि एचसीजी जो हार्मोन होता है उसका लेवल प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या रहता है? बढ़ा हुआ रहता है। 8वें दिन से 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे बढ़ना स्टार्ट होता है और 10th वीक तक कंटिन्यू बढ़ता रहता है। इसकी वजह से जो फीमेल है वो क्या फील करती है? नोजिया और वोमिटिंग फील करती है। कब तक फील करेगी? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फील करेगी। जैसे ही एचसीजी का लेवल ड्रॉप होना स्टार्ट होगा वो जो ये कंडीशन है ये रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने स्किन चेंजेस पढ़े थे, कोलाज्मा, लीनिया नाइग्रा और स्ट्रे ग्रेविडम के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हिमेटोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले अगर चेंज की बात करें तो प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है, प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो 40 to 50% तक क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है? 40 to 50% तक इंक्रीज हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ब्लड वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है? 30 से 40% इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होगा? 30 से 40% इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी 20 से 30% तक क्या होती है? इंक्रीज होती है। कितनी इंक्रीज होगी? 20 से 30% तक आरबीसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें अगर हम, हीमोग्लोबिन कितना इंक्रीज होता है? 18 से 20%। 18 से 20% तक क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो 40 से 50% इंक्रीज हुआ। ब्लड वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ? 30 से 40% इंक्रीज हुआ। आरबीसी जो इंक्रीज हुई 20 से 30% तक इंक्रीज हुई और हीमोग्लोबिन जो इंक्रीज होगा वो 18 से 20% इंक्रीज होगा। और अगर हम बात करें हिमेटोक्रिट की, हिमेटोक्रिट की, हिमेटोक्रिट क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होगा? 3 से 5% क्या होता है? डिक्रीज होता है। हेमेटोक्रिट कितना डिक्रीज होगा? 3 से 5% डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन और आरबीसी का जो लेवल है, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। किसकी तुलना में? ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम। यानी प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है? ज्यादा बढ़ रहा है। जबकि जबकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है उनका अमाउंट क्या बढ़ रहा है? कम बढ़ रहा है। इसलिए हिमेटोक्रिट का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। कितना? 3 से 5%। दूसरा इस कंडीशन में हम देखते हैं, यहां पे देखो, यहां पे आप देखो ये जो प्लाज्मा वॉल्यूम है ये कितना बढ़ रहा है? 40 से 50% बढ़ रहा है। और ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? 30 से 40% बढ़ रहा है। लेकिन इसकी तुलना में आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है, देखो, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम ये तो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इनकी तुलना में आरबीसी, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो है इसकी तुलना में कितना बढ़ रहे हैं? कम बढ़ रहे हैं। कम बढ़ रहे हैं। कितना बढ़ रहे हैं? कम बढ़ रहे हैं। इसीलिए इसीलिए क्या होगा? इसीलिए क्या होगा? इसका क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन होगा। क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन होगा। क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन होगा। इस बात को याद रखना है। क्या होगा? हीमोडाइल्यूशन। कैसे होगा? देखो, जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है? ब्लड और प्लाज्मा। ये जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्लाज्मा का वॉल्यूम जो बढ़ रहा है वो 40 to 50%, यानी ब्लड का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? 30 to 40%। और प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है? 40 to 50%। इनका अमाउंट ज्यादा बढ़ रहा है। किसकी तुलना में? आरबीसी और हीमोग्लोबिन की तुलना में। यानी फ्लूइड ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये जो सेल वाला जो कंपार्टमेंट है, ये सेल वाला जो कंटेंट है, सेल वाला जो कंटेंट होगा ये कम बढ़ेगा। इसलिए जो ब्लड की कंसंट्रेशन होगी, ब्लड की क्या होगी? कंसंट्रेशन होगी, ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन होगी, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये हीमोडाइल्यूशन होता है इसी वजह से बोला जाता है कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजिकल
एनीमिया। क्या बोलेंगे इसको? प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के अंदर फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, या प्रेगनेंसी को क्यों बोला जाता है स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब हमने चेंज पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जब हमने चेंज पढ़े थे तो उसके अंदर भी देखा था कि प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन यहां से याद कर लो कि प्रेगनेंसी को क्या बोला जाएगा? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है? हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, यानी जितने अमाउंट में ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ रहा है उतने अमाउंट में किसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा? ब्लड सेल्स का, आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ रहा है। इसकी वजह से कैसी कंडीशन देखने को मिलती है? हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन मिलती है, और इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ये एक ग्लास है, पानी का ग्लास है। किसका ग्लास है? पानी का ग्लास है। ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा नहीं, आधा भर लेते हैं अभी पहले। देखो ये पानी का ग्लास है और इसके अंदर आधा पानी भरा हुआ है हमने, ठीक है, आधा पानी भरा हुआ है, ये पानी है आधा। सेम यही इधर ग्लास है एक, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ये पानी से क्या भरा हुआ है? पूरा भरा हुआ है, इसमें पानी हमने फुल भर दिया है। ये है ग्लास, ये भी क्या है? ग्लास है। ये क्या है? वाटर। ये भी क्या है? वाटर है। अब देखो, अगर इस पानी के अंदर, आधे ग्लास के अंदर हम 1 चम्मच चीनी डालें, कितनी? 1 स्पून, 1 स्पून शुगर डालें, ठीक है, और इस पानी के अंदर, हम शुगर डालें, कितनी? शुगर कितनी डालें इसके अंदर? 1.5 चम्मच क्या डालें? शुगर डालें। अब आप मुझे बताओ कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? भाई ये आधा ग्लास था, ठीक है, यानी मान लो 100 ml इसके अंदर पानी है, 100 ml पानी के अंदर हमने 10 ग्राम क्या डाल दी, या फिर 1 ग्राम शुगर डाल दी। कितनी डाल दी? 10 ग्राम लगा लीजिए, 10 ग्राम हमने क्या डाल दी इसके अंदर? शुगर डालेंगे, यानी 100 ml पानी के अंदर 10 ग्राम शुगर डाली, और यहां पे पानी कितना कर दिया? 200 ml कर दिया, और उसके अंदर शुगर कितनी डाल रहे हैं? 15 ग्राम डाल रहे हैं। यानी जितना हमने इसके अंदर पानी बढ़ाया है, जितना इसके अंदर हमने क्या बढ़ाया है? पानी बढ़ाया है, जितना इसके अंदर हमने पानी बढ़ाया है उतनी हमने इसके अंदर क्या नहीं बढ़ाई? शुगर नहीं बढ़ाई। तो इस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी, इस वाले सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी शुगर की, इसके अंदर मात्रा जो होगी इस वाले सॉल्यूशन से कम होगी। यही यहां पे होता है। मान लीजिए ये, इसको बॉडी मान लें, इसको क्या मान लें? बॉडी मान लें, और इसके अंदर हमने ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है प्रेगनेंसी वाली स्टेट में इतना है। ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उसके अंदर ये वाली कंडीशन है। कौन सी वाली? ये वाली कंडीशन है, यानी जो ग्लास पानी का भरा हुआ है, यानी जो बॉडी है, ऐसे समझ लेते हैं कि जो बॉडी है, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसकी बॉडी है ये, उसके अंदर जो ब्लड होगा और उसके अंदर ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल अमाउंट में, यानी जितना ब्लड होना चाहिए उसी की कंसंट्रेशन में क्या है उसके अंदर? आरबीसी और ब्लड सेल्स हैं। लेकिन जब वही फीमेल क्या हुई? प्रेग्नेंट हुई, तो फिजियोलॉजिकल उसके अंदर क्या होंगे? चेंज होंगे। बॉडी क्या रिटेंड करेगी? फ्लूइड रिटेंड करेगी, और उस कंडीशन में ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम तो बढ़ गया। किसका वॉल्यूम बढ़ गया? ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम तो बढ़ गया, यानी ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन है उसका लेवल किसकी तुलना में? ब्लड और प्लाज्मा के वॉल्यूम की तुलना में क्या होता है? कम बढ़ता है। कितना बढ़ता है? कम बढ़ता है। इसीलिए कौन सी कंडीशन होती है? हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन होती है। और हीमोडाइल्यूशन की वजह से, किसकी वजह से? हीमोडाइल्यूशन की वजह से ही हम बोलते हैं कि ये जो कंडीशन होगी, कौन सी कंडीशन? प्रेगनेंसी की कंडीशन में। कब? प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। यहां तक आई बात समझ में? इसीलिए क्या बोला जाता है प्रेगनेंसी को? प्रेगनेंसी स्टेट ऑफ क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलेंगे इसको। यहां तक ये बात आई समझ में? इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है, पता होना चाहिए। क्यों होता है? क्यों होता है? हीमोडाइल्यूशन की वजह से। क्यों होता है? हीमोडाइल्यूशन की वजह से। क्यों होता है? ड्यू टू
हीमोडाइल्यूशन। अब ये हीमोडाइल्यूशन होने का कुछ फायदा भी होगा। क्यों होता है ये हीमोडाइल्यूशन, इसका फायदा क्या होता है? तो इसका जो फायदा होता है, ये जो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड है, ये क्या, हीमोडाइल्यूटेड ब्लड, ये जो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड होगा, ये क्या करेगा बताओ? ये करेगा, ये रिलीज करेगा ऑक्सीजन को, रिलीज ऑक्सीजन इजीली, इजीली क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, जिससे जिससे क्या होगा, जो ये ट्रांसपोर्ट हो पाएगी, ट्रांसपोर्ट टू फीटस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन मेथड। कैसे होगी? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगी, फीटस इजीली इसको ले पाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या फायदा होता है, ये डिफ्यूजन का फायदा होता है। क्या फायदा होगा डिफ्यूजन का? डिफ्यूजन का फायदा होगा कि हीमोडाइल्यूशन जब हो जाएगा, सॉरी किसका फायदा, हीमोडाइल्यूशन का क्या फायदा होगा, हीमोडाइल्यूशन का ये फायदा होगा कि जो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड है, कौन सा हीमोडाइल्यूटेड जो ब्लड है, वो इजीली क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। और ये जो इजीली रिलीज ऑक्सीजन है, ये फीटस इजीली ले पाएगा, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये बात आई समझ में? फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या पढ़ रहे थे हम, ब्लैंक हो गया। हम पढ़ रहे थे कि प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया की स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्यों? क्योंकि ब्लड और प्लाज्मा का लेवल जैसे बढ़ता है, ब्लड और प्लाज्मा का लेवल प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा बढ़ेगा, किसकी तुलना में, एचबी और आरबीसी, यानी हीमोग्लोबिन और आरबीसी की तुलना में ब्लड और प्लाज्मा का लेवल ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है? और इसका फायदा क्या होता है कि जो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड होगा, कैसा ब्लड, हीमोडाइल्यूटेड ब्लड होगा, वो इजीली क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, इजीली क्या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा ऑक्सीजन को, कैसे, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, और इजीली क्या है, फीटस उसको ले पाएगा। यहां तक आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये जो प्लाज्मा और ब्लड वॉल्यूम है, कौन सा, ब्लड और प्लाज्मा वॉल्यूम जो है, ये बढ़ना कब स्टार्ट होता है, कब बढ़ना स्टार्ट होता है, ये बढ़ना स्टार्ट होता है, यहां पे लिख लेते हैं, ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम कब बढ़ना स्टार्ट होगा, ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम कब बढ़ना स्टार्ट होगा बताओ? ये बढ़ना स्टार्ट होता है 6 वीक पे बढ़ना स्टार्ट होता है, और 30 वीक पे बढ़ना बंद हो जाता है। 30 वीक तक बढ़ता है, 6 वीक से 30 वीक तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, और 30 वीक पे जाके बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट, ये जो आरबीसी का वॉल्यूम है, यानी आरबीसी जो बढ़ती है, ये 10th वीक से बढ़ना स्टार्ट होती है। कब से बढ़ना स्टार्ट होती है? 10th वीक से बढ़ना स्टार्ट होती है। जबकि ब्लड और प्लाज्मा का वॉल्यूम 6 वीक से बढ़ना स्टार्ट होगा और 30 वीक पे बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है ना? 6 वीक पे बढ़ना स्टार्ट होगा और 30 वीक पे जाके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बढ़ना। क्या हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। क्या लिख लेते हैं, 30 वीक पे जाके बंद हो जाएगा। ठीक है? ये याद रखना है, 30 वीक पे जाके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा बढ़ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है, डब्ल्यूबीसी का लेवल जो है वो भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है। क्या मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। 10 से 15%, कितना, 10 से 15% तक डब्ल्यूबीसी का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो जब हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और उसके अंदर अगर हमें डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, क्या दिखता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ा हुआ दिखता है, तो अपने को क्या करना है, ये नहीं समझना है कि इसको क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है। अपने को क्या सोचना है, अपने को क्या सोचना है कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, कि 10 से 15% डब्ल्यूबीसी का लेवल बढ़ना क्या है, नॉर्मल बात। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होती हैं उनका लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्रेगनेंसी के अंदर प्लेटलेट्स का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगला, क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो भी प्रेगनेंसी के अंदर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज होंगे। सबसे ज्यादा जो क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं वो होते हैं 1, 7, 8, 9, 10। ये सबसे ज्यादा इंक्रीज होते हैं। कितने इंक्रीज होते हैं, सबसे ज्यादा जो क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज होते हैं कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से होते हैं, 1, 7, 8, 9, 10। और इसमें भी बोला जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा इंक्रीज होता है, तो 1 नंबर वाला, जिसको क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन।
फिब्रिनोजन, कौन सा? फिब्रिनोजन, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। कितना? 50% तक क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। 50% तक क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। यहां तक आई बात समझ में? क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं लगभग सारे इंक्रीज होते हैं। सबसे ज्यादा कौन कौन से इंक्रीज होंगे? 1, 7, 8, 9, 10। 1, 7, 8, 9, 10 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होंगे। और उसमें भी अगर बात की जाए तो एक नंबर यानी फर्स्ट, जिसको क्या बोलेंगे? फिब्रिनोजन, ये सबसे ज्यादा क्या होता है? इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। और अगर बात करें कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज नहीं होते, और तो 11 और 13 नंबर वाले क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज नहीं होते। कौन से? 11 नंबर और 13 नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज नहीं होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है ना, ये याद रखना है क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। बताइए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है प्रेगनेंसी के अंदर सारे बढ़ते हैं, छोड़ के एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? तो याद रखना है 11 और 13 नंबर वाला क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। बाकी एक नंबर वाला जो है वो 50% तक इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? 50% तक इंक्रीज होता है। और 1, 7, 8, 9, 10 ये सारे भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा होता है? एक नंबर वाला इंक्रीज होता है। और होते कौन से नहीं है? 11 नंबर और 13 नंबर वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज नहीं होते हैं। यहां तक आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहां पे एक लाइन और लिख सकते हैं कि इसीलिए, क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कितना इंक्रीज हो गया है? कितना इंक्रीज हो गया है? 50% तक इंक्रीज हो गया है। इसीलिए इसे बोलते हैं स्टेट प्रेगनेंसी। इधर लिख लेते हैं, इधर गड़बड़ हो जाएगी ना, इधर लिख लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी is the state of hypercoagulating कंडीशन। ठीक है ना, इसीलिए प्रेगनेंसी को क्या बोला जाता है? स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेशन कंडीशन। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो जो है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, कब? नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है, कौन सी? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो जो होता है वो होता है 1:7, नहीं 1.7:1। ठीक है ना, ये क्या रहता है? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर रहता है। क्या लिखा हमने? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। क्या? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये क्या होती है? प्लाज्मा प्रोटीन होती है। इनका लेवल जो होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कितना रहता है? 1.7:1। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ये लेवल कितना रह जाता है? 1:1। कितना रह जाएगा? 1:1। कितना रह जाएगा? 1:1। कितना रह जाएगा? 1:1 रह जाता है। कितना रह जाता है? 1:1 रह जाता है। ठीक है ना, यानी प्रेगनेंसी के अंदर जो एल्ब्यूमिन का लेवल है वो तो कम होगा, लेकिन ग्लोब्यूलिन का लेवल जो है वो सेम रहता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलता है? एंकल एडिमा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एल्ब्यूमिन का लेवल जो है प्रेगनेंसी के अंदर स्लाइटली क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों देखने को मिलता है ये? क्योंकि एल्ब्यूमिन क्या होता है? प्रेगनेंसी के अंदर स्लाइटली डिक्रीज होता है। और एल्ब्यूमिन काम क्या करता है? बताओ, काम क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ प्रेगनेंसी के अंदर क्या? प्रेगनेंसी के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओबीजी के अंदर डायरेक्टली एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशो, किसका? एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशो नॉर्मल कंडीशन में यानी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कितना होता है? तो 1.7:1 होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका लेवल कितना हो जाता है? बताओ कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। यानी एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो क्या होता है? डाउन होता है। क्या होता है? डाउन होता है, जिसकी वजह से क्या है? ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रह पाता। और क्या देखने को मिलता है? प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एंकल एडिमा। क्या देखने को मिलेगा? एंकल एडिमा। यहां तक आगे बात समझ। नेक्स्ट देखते हैं। आगे अगर बात करें
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, किसकी? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हेमेटोलॉजिकल के अंदर हमने क्या क्या देखा था? हेमेटोलॉजिकल के अंदर हमने देखा कि प्लाज्मा का वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है? 40 to 50% बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 30 से 40% बढ़ जाएगा, ठीक है ना। कब बढ़ना स्टार्ट होता है? 6 वीक पे बढ़ना स्टार्ट होगा और 30 वीक तक बढ़ता रहेगा, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाएगा। आगे हमने देखा कि आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ता है? 20 से 30% इंक्रीज होता है। कब बढ़ना स्टार्ट होता है? 10वें वीक पे बढ़ना स्टार्ट होता है। अगला हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कब बढ़ना स्टार्ट होगा? ये 18 से 20% बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 18 से 20%। और आरबीसी का जो लेवल है वो कितना बढ़ता है? 20 से 30% बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 20 से 30% तक बढ़ता है। और हेमेटोक्रिट जो है, हेमेटोक्रिट जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। इसको याद रखना है क्योंकि सारी चीजें बढ़ रही हैं, सिर्फ क्या डिक्रीज हो रहा है? हेमेटोक्रिट डिक्रीज हो रहा है। कितना घटता है? 3 से 5% तक क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आगे हमने पढ़ा था कि जिस हिसाब से प्लाज्मा और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है उस हिसाब से आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ता है, इसलिए ब्लड क्या होता है? कम कंसंट्रेट होता है। क्या होता है? कम कंसंट्रेट होता है। और ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन बोला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने एग्जांपल भी दिया था ग्लास और पानी वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये तो वही है। हाँ, इसका फायदा क्या होता है? हीमोडाइल्यूशन का क्या फायदा होता है? हीमोडाइल्यूशन का फायदा ये होता है कि जो हीमोडाइल्यूटेड ब्लड होता है, कैसा? हीमोडाइल्यूटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन को इजीली रिलीज करता है, जिससे कि जो फीटस है, फीटस जो है वो उस ऑक्सीजन को इजीली ले पाए। कैसे लेता है फीटस ऑक्सीजन को? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे लेगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। नेक्स्ट हमने देखा था कि डब्ल्यूबीसी का लेवल भी 10 से 15% तक बढ़ जाता है, लेकिन प्लेटलेट्स का लेवल क्या होता है? प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होता है। किसका लेवल डाउन होगा? प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होगा। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो भी क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी इंक्रीज होते हैं। किसको छोड़कर? 11 नंबर और 13 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को छोड़कर सारे क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? 1 नंबर कितना? 50% तक इंक्रीज हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? फिब्रिनोजन। क्या बोला जाता है? फिब्रिनोजन। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेसिव कंडीशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे थे? नेक्स्ट देख रहे थे एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो। किसका? एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशियो। नॉर्मल जो फीमेल होती है उसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो कितना मिलता है? 1.7 रेशियो 1। कितना मिलेगा? 1.7 रेशियो 1 मिलता है। कितना मिलता है? 1.7 रेशियो 1 मिलता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कितना रह जाता है? 1 रेशियो 1 रहता है। कितना रहता है? 1 रेशियो 1 रह जाता है। यानी एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन होता है। एल्ब्यूमिन का लेवल डाउन होता है। एल्ब्यूमिन क्या काम करता है? ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को अंदर मेंटेन करके रखता है। जैसे ही एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, किसका लेवल? एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा तो क्या देखने को मिलेगा? एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसके अंदर? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम कार्डियक आउटपुट की। किसकी? कार्डियक आउटपुट की। किसकी बात करें? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो होता है, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है वो क्या हो जाता है? प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट निकालते कैसे? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कैसे निकाला जाता है? कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। यानी कार्डियक आउटपुट क्या होता है? बढ़ा हुआ मिलता है। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या रहता है? बढ़ा हुआ रहता है। और हार्ट रेट भी क्या रहती है? बढ़ी हुई रहती है। प्रेगनेंसी के अंदर 10 से 15 बीट पर मिनट क्या हो जाती है? हार्ट रेट भी बढ़ी हुई मिलती है। यानी प्रेगनेंसी के अंदर हमने को इतना याद रखना है कि कार्डियक आउटपुट क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। और इससे फायदा क्या होता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ने से फायदा क्या होगा? इससे जो फीटस और यूट्रस की, फीटस एंड यूट्रस की सप्लाई जो है, सप्लाई जो है वो प्रॉपरली होती रहेगी। ब्लड की जो सप्लाई है प्रॉपरली होती रहे, इसीलिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्यों बढ़ता है कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट इसलिए बढ़ता है जिससे कि फीटस और यूट्रस को, फीटस और यूट्रस को जो ब्लड की नीड है, ब्लड की सप्लाई है, वो प्रॉपरली मिलती रहे। इसलिए क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अगर किसी फीमेल को हार्ट डिजीज है, क्या डिजीज है? हार्ट डिजीज है, कोई हार्ट डिजीज है, हार्ट डिजीज है, तो उसके अंदर,
उसके अंदर प्रेगनेंसी में हार्ट फेलियर के चांस रहेंगे। किसके चांस रहेंगे? हार्ट फेलियर के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है? प्रेगनेंसी के अंदर फ्लूइड क्या हो रहा है? कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है? बढ़ा हुआ मिल रहा है, यानी कि फ्लूइड भी क्या है? बढ़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर किसी फीमेल को क्या है? हार्ट डिजीज है। क्या है? हार्ट डिजीज है। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा किस चीज के चांस रहेंगे? क्या देखने को मिलेगा? कि उसके अंदर क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है। अब ये जो हार्ट फेलियर के जो सबसे ज्यादा चांस होंगे, ये कब होंगे? कब होंगे हार्ट फेलियर के चांस प्रेगनेंसी में? अगर किसी फीमेल को क्या है? हार्ट डिजीज है, तो उसके अंदर हार्ट फेलियर के चांस होंगे प्रेगनेंसी में। कौन सी कंडीशन में होते हैं? देखो, सबसे ज्यादा चांस जो होंगे हार्ट फेलियर के सबसे ज्यादा जो चांस होंगे वो कब होते हैं? ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग नहीं, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। कब? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी कितने चांस होते हैं? 70 से 80% चांस होते हैं। 70 से 80% चांस होते हैं कि उस फीमेल को क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है। सबसे ज्यादा चांस कब होते हैं? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। कब होते हैं? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। दूसरी अगर हम बात करें कब? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। जब फीमेल लेबर की सेकेंड स्टेज में होती है। कब? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो चांस होंगे वो कितने होते हैं? 40 से 50%। कितने होते हैं? 40 से 50% होते हैं। किस चीज के चांस होते हैं 40 से 50%? हार्ट फेलियर के। अगर किसी फीमेल को हार्ट डिजीज है तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या चांस रहेंगे कि उसको हार्ट फेलियर हो। और सबसे ज्यादा चांस कब रहते हैं? जब फीटस की क्या हो जाती है? डिलीवरी। इमीडिएटली जस्ट आफ्टर डिलीवरी कितने चांस रहते हैं? 70 से 80% चांस रहते हैं। और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कितने चांस रहते हैं? 40 से 50%। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 से 30% चांस रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 to 30% चांस होंगे कि उस फीमेल को क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है। यहां तक आई बात समझे? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कि जो क्लॉटिंग और ब्लीडिंग टाइम होता है, कौन सा टाइम? क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम। कौन सा टाइम? क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम। ये क्या रहता है? क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम जो होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। क्या नहीं देखने को मिलता? कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम के अंदर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जबकि जो बीपी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बीपी जो होता है वो स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्यों स्लाइटली डिक्रीज क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमें क्या पता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? बढ़े हुए रहते हैं। और ये क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या करते हैं? सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स करते हैं। क्या करते हैं? ब्लड वेसल्स को सॉफ्ट कर देते हैं, या जो स्मूथ मसल्स जो होती हैं वेसल्स के अंदर, उसको क्या करेंगे? रिलैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगी? वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या हो जाएंगी? सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वैसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जो बहुत ज्यादा जो ब्लड है, जिसकी नीड कहां पे है? फीटस और यूट्रस को होती है, उसको प्रॉपर सप्लाई मिलती रहती है। इसीलिए जो ओवरऑल सर्कुलेशन है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई क्या मिलती है? कम देखने को मिलती है, स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलती है। वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन की वजह से क्या होगा? बीपी डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? बीपी कम देखने को मिलेगा। कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी कम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम डिक्रीज होता है। कितना कम डिक्रीज होता है? स्लाइटली, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। यहां तक आई बात समझ में? दूसरा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा। और उसकी वजह से सिस्टेमिक वैस्कुलर रेसिस्टेंस या पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंट, ये भी क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। भाई ये भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? जो
वेसल्स जो होती हैं, जो ब्लड के ऊपर जो फोर्स लगाती हैं, क्या, जो वेसल्स जो होती हैं ब्लड के ऊपर फोर्स लगाती हैं, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको बोला जाता है सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, यानी जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, रेसिस्टेंस करती हैं किसके, ब्लड के फ्लो पे क्या करती हैं, रेसिस्टेंस करती हैं, वो भी कम हो जाता है। ये भी किसकी वजह से होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से ही क्या होगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होगी, क्या होगी, सॉफ्टनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी। और उसकी वजह से जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस है, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और बीपी जो है वो स्लाइटली क्या देखने को मिलेगा, बीपी स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी क्या देखने को मिलेगा, स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सुपाइन पोजीशन को। क्यों, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में जब कोई फीमेल लेटी होगी, सुपाइन पोजीशन क्या होती है, फ्लैट जब कोई लेटा हो बेड पे, ठीक है ना, इसको बोला जाएगा सुपाइन पोजीशन। ये बेड है, इस पे कोई फ्लैट ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। अगर सुपाइन पोजीशन पे लेटेगी फीमेल, तो यहाँ जो सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा जो ब्लड कहाँ लेके जाती है, हार्ट में लेके जाती है, वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। क्या होगी, सुपीरियर जो इंफीरियर जो वेना कैवा जो ब्लड लेके जा रही है, हार्ट नीचे से जितने भी ऑर्गन है सबसे ब्लड लेके जा रही है, वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। इंफीरियर वेना कैवा का जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, जो ब्लड है वो हार्ट को क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। ब्लड हार्ट को क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। ब्लड का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। और जब कार्डियक आउटपुट कम होगा, अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो उस कंडीशन में बीपी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ऐसी कंडीशन को बोला जाता है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है, सुपाइन हाइपोटेंशन। क्या बोलेंगे इसको, सुपाइन हाइपोटेंशन। इसको क्या बोलेंगे फिर, सुपाइन हाइपोटेंशन की कंडीशन बोलेंगे। इसीलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या नहीं दिया जाता, सुपाइन पोजीशन नहीं दी जाती, क्योंकि सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या होगा, इंफीरियर वेना कैवा जो है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। इंफीरियर वेना कैवा कंप्रेस होगी तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। और उसकी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, बीपी डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बीपी डिक्रीज देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपाइन हाइपोटेंशन की कंडीशन। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या नहीं देते, सुपाइन पोजीशन नहीं देते। तो कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है ना। राइट लेटरल पोजीशन और सुपाइन पोजीशन को अवॉइड करते हैं। राइट लेटरल एंड सुपाइन पोजीशन को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। यहां तक कई बात समझे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था कि हेमेटोलॉजिकल जो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से देखे कि प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो 40 से 50% क्या हो जाता है, 40 से 50% बढ़ जाता है। ब्लड वॉल्यूम भी क्या होता है, 30 से 40% बढ़ जाता है। उसके अलावा आरबीसी और हीमोग्लोबिन भी 20 से 30% तक क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में या फिर जितना प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, उसके अनुसार आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल नहीं बढ़ता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, हीमो डाइल्यूटेड हो जाता है। या उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कंडीशन ऑफ हीमोडाइल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन ऑफ हीमोडाइल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और हीमोडाइल्यूशन की वजह से प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, हम प्रेगनेंसी को बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। यहां तक कई बात समझ में। नेक्स्ट हम देख रहे थे
नेक्स्ट हमने देखा था कि प्रेगनेंसी के अंदर हाँ हीमोडाइल्यूशन का फायदा क्या होता है। इसमें ये रह गया कि हीमोडाइल्यूशन का फायदा क्या होगा। हीमोडाइल्यूशन का फायदा ये होता है कि ये इससे हीमोडाइल्यूटेड जो ब्लड होगा उससे इजीली ऑक्सीजन रिलीज हो पाएगी और फीटस उस ऑक्सीजन को इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ले पाएगा। किसके थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेगा? ले पाएगा। उसके बाद हमने देखा कि हीमेटोलॉजिकल चेंजेस के अंदर क्या क्या, डब्ल्यूबीसी का लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा, प्लेटलेट्स का लेवल डाउन होता है। डब्ल्यूबीसी का लेवल तो बढ़ा हुआ रहता है लेकिन प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो डाउन होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ते हैं, सिर्फ 11 नंबर और 13 नंबर को छोड़ के, और जो सबसे ज्यादा बढ़ता है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, जो कितना बढ़ता है? 50% तक बढ़ता है। इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेटिव कंडीशन। क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ हाइपर कोगुलेटिव कंडीशन। यहां तक कई बात समझ में। नेक्स्ट हम देख रहे थे कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो, नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती है उसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो कितना रहता है? 1.7:1। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ये रेशो कितना रह जाता है? 1:1। कितना रह जाएगा? 1:1 रह जाएगा। यानी एल्ब्यूमिन का जो लेवल होगा वो क्या होगा? डाउन होगा, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर जो है वेसल्स के अंदर मेंटेन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एंकल एडिमा देखने को मिलेगा। यहां से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख रहे थे कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस के अंदर हमने देखा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट निकालते कैसे हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। 1 मिनट के अंदर ब्लड जितना पंप करता है उसको बोलाता है कार्डियक आउटपुट। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ रही है, इसलिए क्या बढ़ेगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ मिलेगा। फायदा क्या होता है इसका फायदा ये होता है जिससे कि फीटस और यूट्रस को जो प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई है वो मिलती रहे, इसलिए क्या मिलता है? कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर किसी जैसे कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर ये तो पता है हमें कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहेगा, फ्लूइड क्या रहेगा? बढ़ा रहेगा बॉडी में। तो उस कंडीशन के अंदर अगर कोई हार्ट डिजीज वाली फीमेल है तो उसके अंदर हार्ट फेलियर के चांस रहते हैं। सबसे ज्यादा चांस जो होते हैं हार्ट फेलियर के वो कब होते हैं? इमीडिएटली आफ्टर फीटस डिलीवरी के बाद में सबसे ज्यादा चांस होंगे किसके? सबसे ज्यादा चांस किसके होंगे? हार्ट डिजीज के। उसके बाद हमने देखा कि सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर उससे कम चांस होते हैं, यानी 40 से 50% चांस होंगे और सबसे कम चांस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 से 30%। सबसे ज्यादा चांस कब रहते हैं? ड्यूरिंग फीटस डिलीवरी। जब फीटस की डिलीवरी हो जाती है उसके जस्ट तुरंत बाद, यानी इमीडिएटली आफ्टर फीटस डिलीवरी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा चांस होते हैं किसके? हार्ट फेलियर के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने चांस होते हैं? सबसे कम चांस होते हैं 20 से 30 डिग्री। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने रहते हैं? 20 से 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने देखा कि क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम जो होता है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीपी क्या होता है? स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिलता है। अब बीपी स्लाइटली डिक्रीज क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं? बढ़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होते हैं? बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं। पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़े हुए रहेंगे। उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, या फिर ब्लड वेसल जो हो जाती है क्या हो जाती है? डायलेट हो जाती है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या होते हैं? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम करेंगे, जिससे कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, वैसो डायलेशन होगा। और जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस होगा, क्या सिस्टेमिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस होगा वो भी डाउन होगा। पेरिफेरल वेस्कुलर रेसिस्टेंस है वो भी डाउन होगा, यानी ये रेसिस्टेंस जो है कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी स्लाइटली क्या मिलता है? डिक्रीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज देखने को मिलता है। यह तक आई बात समझ में? नेक्स्ट हमने देखा था कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको सुपाइन पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन नहीं दी जाती, क्योंकि अगर राइट लेटरल पोजीशन या सुपाइन पोजीशन देते हैं तो इंफीरियर वेना कैवा जो होती है वो क्या होती है? कंप्रेस होगी। इंफीरियर वेना कैवा अगर कंप्रेस होगी तो ब्लड का फ्लो जो हार्ट के लिए जा रहा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा? आगे क्या होगा? अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो जो फीमेल है उसका बीपी भी कम देखने को मिलेगा, और इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? सुपाइन हाइपोटेंशन की कंडीशन बोला जाता है। अगर फीमेल का बीपी अगर कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो आगे फीटस के लिए पहुंचने वाला ब्लड भी कम पहुंचेगा और फीटस किस में जाएगा? डिस्ट्रेस में जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर सुपाइन पोजीशन भी नहीं दी जाती और राइट लेटरल पोजीशन भी नहीं दी जाती। तो कौन सी पोजीशन देते हैं? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं। कौन सी देंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। जहां तक आई बात समझ में? तो आज हमने पढ़े हेमेटोलॉजिकल और कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या रिप्रोडक्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, फिर हम ये टॉपिक को खत्म करेंगे। थैंक यू।